कोरोना जैसे जैसे कमजोर पड़ रहा है वैसे वैसे देश अनलॉक की ओर बढ़ रहा है। आज दिल्ली में फैक्ट्रियां खोल दी गई, कंस्ट्रक्शन साइट्स पर भी काम शुरू हो चुका है। कल से यूपी और एमपी में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन सवाल यही कि आखिर कब अर्थव्यवस्था पूरी तरह से अनलॉक हो पाएगी। कोरोना की मार ने अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से झकझोर दिया है। कोरोना की दूसरी लहर मंद पड़ रही है तो देश अनलॉक की ओर बढ़ चला है। सूनी सड़कों पर फिर से रौनक होगी, बंद दुकानों के शटर खुलेंगे, शांत पड़ी फैक्ट्रियों में मशीनें फिर से शोर करेंगी। लेकिन ये दौर भयानक रहा। न सिर्फ जिंदगी थम गई बल्कि जीने के साधनों पर भी ब्रेक लग गया। दूसरी लहर ने देश की अर्थव्यवस्था को ही झकझोर दिया। अर्थव्यवस्था को जो नुकसान हो सकता है उसका अनुमान बार्कलेज और एसबीआई रिसर्च की रिपोर्ट में लगाया गया है। बार्कलेज की रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना की दूसरी लहर को काबू में करने के लिए लगाए गए लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था को होने वाला नुकसान तेजी से बढ़ रहा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना की दूसरी लहर से अर्थव्यवस्था को 5.4 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। बार्कलेज ने आशंका जताई है कि मई में हर हफ्ते इकोनॉमी को होने वाला नुकसान बढ़कर 8 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। अप्रैल के आखिरी 2 हफ्तों में यह नुकसान हर हफ्ते के हिसाब से 5.3 अरब डॉलर था। बार्कलेज ने भारत की विकास दर के अनुमान को 10% से घटाकर 9.2% कर दिया है। एमएसएमई सेक्टर बहुत ज्यादा तकलीफ में है और एक सर्वाइवल का प्रश्न खड़ा हो चुका है इस वक्त कि ये इंडस्ट्रीज, ये छोटे एंटरप्राइज कैसे बचेंगे। ऐसे में सरकार को बिल्कुल प्रोएक्टिव तरीके से आके सब इस पूरे ट्रेड सेक्टर की और इंडस्ट्री सेक्टर की मदद करनी पड़ेगी। एसबीआई रिसर्च की रिपोर्ट में भी कोरोना की दूसरी लहर से होने वाले नुकसान का अनुमान जाहिर किया गया है। एसबीआई रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना की दूसरी लहर से देश की जीडीपी को 4.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। ये नुकसान जीडीपी के 2.4% के बराबर होगा। एसबीआई रिसर्च ने भी 2021-22 के लिए भारत की विकास दर के अनुमान को 10.4% से घटा दिया है। हालांकि एसबीआई रिसर्च ने नए अनुमान का आंकड़ा जारी नहीं किया है। ऑफ कोर्स सबसे ज्यादा जरूरी है कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम जल्द से जल्द एक्टिवेट हो और जल्द से जल्द बढ़े और मैक्सिमम लोग इसमें कम हो। जब तक वैक्सीनेशन नहीं होगा, कंज्यूमर में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा आगे स्पेंड करने के लिए और आगे ग्रोथ के लिए कंसिडर करने के लिए। कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार कम पड़ने से देश अनलॉक की ओर तो बढ़ चला है, लेकिन अर्थव्यवस्था के रिकवरी के लिए जो रफ्तार चाहिए वो कब आएगी, ये बड़ा सवाल है। आज तक ब्यूरो। और चर्चा में शामिल होने के लिए सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सभी का तारुफ आपसे करा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त दिलीप चनोय जी हैं, सेक्रेटरी जनरल फिक्की, फिरोज खंबाटा जी जो कि नीति आयोग से भी जुड़े हुए हैं और उद्योगपति हैं, साथ ही मिस्टर राकेश शाह जो कि पास्ट प्रेसिडेंट फिक्की हैं और सीईओ हैं एडलवाइस ग्रुप के, मिस्टर संदीप सोमानी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट फिक्की और HSIL के मैनेजिंग डायरेक्टर, साथ ही अंशुमन तिवारी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, इंडिया टुडे बिजनेस, इंडिया टुडे हिंदी के एडिटर हैं। लेकिन सबसे पहले दिलीप जी आपका रुख करते हुए, क्योंकि पहले भी आपसे चर्चा होती रही कि कैसे जीडीपी के अनुमान और आंकड़े कम कर दिए गए तमाम सर्वे में, लेकिन आज चर्चा इस बात पर करेंगे कि 2020 विज़-अ-वी 2021 स्थिति बेहतर आप देखते हैं अर्थव्यवस्था के लिए या इस बार स्थिति और भी बदतर है, क्योंकि इस बार अचानक से जो कोरोना का संक्रमण आया उसने किसी भी संभलने का मौका नहीं दिया, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे वो उद्योग से जुड़े लोग हो, चाहे वो आम आदमी हो, कोई भी संभल नहीं पाया। इस बार क्या स्थिति है? आपका जो प्रश्न है बिल्कुल उद्योग के ऊपर है और एक तरीके से जो जीडीपी नंबर्स की जो हम बात कर रहे हैं उसके ऊपर है। तो उसको अगर ध्यान रखें, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जो पहले दफे जब लॉकडाउन हुआ था तो हमें किसी को भी पता नहीं था कि लॉकडाउन में व्यापार करना कैसे कर सकते हैं और उसको कैसे जारी कर सकते हैं और इसको उद्योग के ऊपर क्या असर पड़ेगा। अगर आप देखें तो पिछले साल कई लोगों ने अपने जो पूरे जो कारोबार है लॉकडाउन में चलाने का सीख लिया था। वो डिजिटल, एक तरीके से डिजिटल डिलीवरी कर रहे थे, डिजिटल पेमेंट्स कर रहे थे और लॉकडाउन में जो ई पासेस और वगैरह की जो समस्या थी पिछले टाइम, इस टाइम कम हुए हैं। तो अगर आप इस टाइम देखें तो लॉकडाउन में एक तरीके से
मैन्युफैक्चरिंग जारी रही है, लेकिन जो सर्विसेज का सेक्टर है, राजेश शाह यहाँ पे मौजूद है, वो उसके ऊपर में ज्यादा जानकारी दे सकते हैं। उनके ऊपर एक डबल इम्पैक्ट पड़ा है। और क्योंकि इस टाइम जो है ऐसे लगता है कि रिटेल जो एंड में थोड़ा सा ज्यादा बंद होगा, तो उसमें भी एक लॉक ऑन इफेक्ट होगा मैन्युफैक्चरिंग पे। लौटूंगी मैं आपके पास दिलीप जी, लेकिन इस बीच संदीप सोमानी जी का रुख कर लेते हैं। संदीप जी, आपको लगता है जिस तरीके से अनलॉक की प्रक्रिया अब धीरे धीरे शुरू हुई है, ये सही वक्त है अनलॉक का, या कहीं ना कहीं डिले है? और ये जो रीबूट करने का पूरा प्रोसेस होता है इंडियन इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का, इसका सही जो रोड मैप है वो कैसे तय होगा, कैसे दिशा निर्देश आएंगे इसके लिए? क्योंकि ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है। सरकारें भी एक तरीके से पशुपेश में पड़ जाती हैं कि कैसे कैसे अनलॉक की प्रक्रिया की जाए ताकि संक्रमण भी ना बढ़े और अर्थव्यवस्था भी पटरी पर आ सके। देखिए, ऐसा है कि अनलॉक की स्टोरी चालू कर गई है, ये राइट टाइम पे करी गई है। एनी मोर डिले और बहुत तकलीफ में आ जाएंगे लोग ऑलरेडी बहुत तकलीफ में हैं, लाखों ही बिजनेस बंद हो रहे हैं। और ये प्रक्रिया अभी तेजी से बढ़ानी चाहिए, पर इसमें हमें परसेप्शन पे नहीं पर साइंटिफिक डेटा की एनालिसिस पे चलना चाहिए। लास्ट टाइम और इस टाइम फर्क ये था कि लास्ट टाइम सारी अनलॉक सेंट्रल गवर्नमेंट के गाइडलाइन पे हो रही थी और सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड कर रही थी। अब हर स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से कर रही है और इसमें काफी वेरिएशन आ रहा है। मैं आपको एक स्टेट का बताता हूं जिसमें दुकानें खुली अलाउ हो रही हैं, परंतु वेयर हाउसेज बंद हैं, तो दुकानों में सप्लाई नहीं जा सकती। आप दिल्ली का एग्जाम्पल लीजिए तो उन्होंने कारखाने अलाउ कर दिए हैं पर दुकानें बंद पड़ी हैं। तो कारखाने हफ्ता 10 दिन चलेंगे फिर वापस बंद हो जाएंगे, क्योंकि जब तक आप बेच नहीं पाओगे माल, आप बनाओगे क्यों? ऑलरेडी वो छोटे लोगों के कारखाने हैं, उनको वैसे भी वर्किंग कैपिटल बहुत टाइट है और तकलीफ में है सारे। तो एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए इस अनलॉक प्रोसेस में। और सेंट्रल गवर्नमेंट गाइडलाइन बड़ी क्लियर है कि जिस भी एरिया में 5% से लेस रेट आ गया है और 60% से बेड्स ज्यादा ऑक्यूपाइड नहीं है हॉस्पिटल में, वहां ये अनलॉक प्रक्रिया चालू हो जानी चाहिए। और ये फिर कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए, एंड टू एंड होनी चाहिए। ये नहीं है कि आपने कुछ अनलॉक कर दिया और कुछ नहीं किया। अगर अपने को ये लगता है कि सारी मार्केट खोल के कोरोना वापस बढ़ने लग जाएगा तो हम रेगुलेट करके रखें। स्टेट गवर्नमेंट उसको रेगुलेट कर सकती है, उसके आवर्स थोड़े घटा सकती है, ऑल्टरनेट डे खोल सकती है, और खुलना जरूरी है। जैसे अगर आप मार्केट खोलेंगे नहीं तो कस्टमर जाएगा कहाँ? मैं अगेन दिल्ली का एग्जांपल आपको देता हूँ। फॉर एग्जांपल, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अलाउ कर दिया, वो बहुत अच्छी चीज करी, पर जब कंस्ट्रक्शन को करने लगेगा, अब जिस भी अपार्टमेंट घर कॉम्प्लेक्स का, उसको बिल्डिंग मटेरियल चाहिए, सीमेंट चाहिए, स्टील चाहिए और कई तरह की बिल्डिंग मटेरियल चाहिए, तो वो कहां से लाएगा जब दुकान ही बंद पड़ी है? तो इसलिए इसमें क्या है, बहुत जरूरी है कि ये पूरा होलिस्टिकली किया जाए और एडहॉकली नहीं किया जाए। दैट इज वन पार्ट। दूसरा पार्ट आपने बोला कि जी अब रिवाइवल का रोड मैप क्या होगा? रोड मैप ये होगा जी कि इसमें इस बार मेरे हिसाब से तकलीफ ज्यादा होगी। लास्ट टाइम लोगों के पास सेविंग्स थी, तो जब कोरोना कम हुआ, खत्म हुआ, तो लोग अपना पेंट अप डिमांड के लिए स्पेंड कर सके थे। और इसीलिए आप देखें कि Q3 और Q4 में इंडियन इकोनॉमी रिवाइव्ड वेरी शार्पली, बहुत अच्छी तरह से रिवाइवल हुआ हमारी इकोनॉमी का। इस बार अनफॉर्चुनेटली लोगों की सेविंग्स ऑलरेडी लास्ट कोविड में या तो खत्म हो गई थी या काफी डिप्लीट हो गई थी। ऊपर से इस बार का कोरोना वेव हैज बीन वेरी वेरी हार्मफुल टू हेल्थ ऑफ पीपल। मेनी पीपल हैव डाइड। कई लोग नौकरी से बाहर हो गए हैं बिकॉज कंपनियां बंद हो गई हैं, पर्टिकुलरली स्मॉल एंड मीडियम स्केल कंपनियां। तो उन लोगों के पास अब न तो सेविंग्स है न कोई अर्निंग है। तो इस बार पेंट अप डिमांड नहीं रहेगा और इसलिए गवर्नमेंट को, लास्ट टाइम गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी तरह से सप्लाई साइड को टेक केयर किया था, इस बार गवर्नमेंट को डिमांड साइड पे वर्क करना पड़ेगा। डिमांड कैसे स्पर हो, एंड ऑफ कोर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि जल्दी से जल्दी हम वैक्सीनेट कराएं अपने लोगों को ऑल ओवर द कंट्री, सो दैट उनमें कॉन्फिडेंस बढ़े बाहर जाने का और इस कोविड से बचने का। संदीप जी की ही बात को आगे बढ़ाते हुए राजेश जी का रुख करेंगे। राजेश जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डिमांड कैसे बढ़े। डिमांड तो तभी बढ़ेगी जब लोगों के हाथ में पैसा होगा। इस वक्त रोजगार पर संकट है, कई फैमिलीज ऐसे हैं जिनके सिंगल
अर्निंग मेंबर्स की मौत हो चुकी है, कई ऐसे सेक्टर्स हैं जो रिवाइव हो ही नहीं सकते, उसमें पूरी तरह से जॉब लॉसेस हैं। आप किस तरह के चैलेंजेस देखते हैं इस वक्त डिमांड को बूस्ट करने में, क्योंकि टैक्सेस में कमी तो की नहीं गई है, लोगों के हाथ में पैसा दिन पर दिन कम होता जा रहा है, पेट्रोल की कीमतें सैकड़ा पार कर रही हैं, कहां से आएगा ये डिमांड में बूस्ट? एब्सोल्युटली, आपने जो कहा वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। आप अगर आप देखिए, एक साल पहले जब भी कोविड का पहला वेव हुआ था तभी आरबीआई ने काफी स्कीम लाई थी, एलटीआरओ, पीसीजी। आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट कम किए थे, आरबीआई ने काफी लिक्विडिटी पंप की थी इकोनॉमी में, उससे काम हो गया था। और जब भी इकोनॉमी वापस ओपन अप होनी चालू हुई तो डिमांड हो गई, लेकिन गवर्नमेंट ने बहुत कम स्पेंड किया है। एक चीज अच्छा किया गवर्नमेंट ने कि उनके जो अपनी स्पेंडिंग पावर है उसको बरकरार रखा हुआ है। लेकिन ये साल अभी गवर्नमेंट को स्पेंड करना पड़ेगा, वेदर वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो कि वो टैक्स कट हो। स्पेशली जो आम आदमी है, जो लोअर स्ट्रेटा है, जो आरबीआई अगर इंटरेस्ट रेट कम करती है, लिक्विडिटी इंक्रीज करती है, तो इससे जो लार्जर कंपनी है, जो बड़े कंपनियां हैं, उनको फायदा होता है। जो बैंक के बड़े बड़े कस्टमर होते हैं उनको फायदा होता है। लेकिन गवर्नमेंट, जो हम बोलते हैं आरबीआई के हाथ में मॉनेटरी पॉलिसी है, लेकिन गवर्नमेंट के हाथ में फिस्कल पॉलिसी है। अभी ये टाइम आया है कि गवर्नमेंट को फिस्कल पॉलिसी के टूल्स यूज करने चाहिए। जैसे जो अमेरिका में हो रहा है, बाइडेन ने भी बड़ा गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो आरबीआई को, गवर्नमेंट को लिक्विडिटी देनी चाहिए। गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करेंगे, वो जो पैसा रेज करेंगे उसको जोर से स्पेंड करना चाहिए। और द बेस्ट इज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के कंज्यूमर के हाथ में आप यू पुट द मनी देयर। स्पेशली जो रूरल इकोनॉमी है वहां लोगों के हाथ में अगर आ जाते हैं पैसे, क्योंकि जैसे हमने देखा है ये जो सेकेंड वेव है इसमें लोगों के रिजर्व्स बहुत कम हो गए हैं। जो उनके पर्सनल सेविंग्स थे वो उन्होंने ड्रॉ डाउन कर दिए हैं। काफी लोगों ने ईपीएफओ और अपने जो पेंशन फंड है उसके सामने बोरोइंग की है, अपने इंश्योरेंस पॉलिसी के सामने बोरोइंग की है। जो उनकी जो रिटायरमेंट सेविंग है उसमें सब ड्रॉ डाउन कर दिया है। जो भी हो सकता था सब लोगों ने कर दिया है। तो अभी गवर्नमेंट को स्टेप अप करना चाहिए। मुझे लगता है गवर्नमेंट के हाथ में सबसे ज्यादा पावर है। और जो गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट की बात की है, लेकिन इन्वेस्टमेंट का इम्पैक्ट 1-2 साल के बाद आता है। गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट तो करना है, लेकिन गवर्नमेंट को लोगों के हाथों में पैसे देने हैं। अगर टैक्स कम हो जाते हैं, जीएसटी रेट कम करो, इनकम टैक्स जो लोअर स्टार्टा है उनके लिए कम करो, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करो, लोगों के हाथ में पैसे दो तो वो आके स्पेंड करें। फिरोज खंबाटा जी भी हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं। फिरोज जी, आप क्योंकि एफएमसीजी सेक्टर से लंबे समय से जुड़े हुए हैं, इस पर्टिकुलर सेक्टर के क्या चैलेंजेस हैं इस वक्त? सबसे बड़ी मुश्किल आप क्या देखते हैं विज़ावी 2020? इस बार 2021 के चैलेंजेस ज्यादा बड़े हैं या फिर आप हालात बेहतर होते हुए देखते हैं? क्या इस वक्त एक सेकेंड स्टिमुलस पैकेज की जरूरत है अर्थव्यवस्था को? आपने 3 क्वेश्चन पूछे, तीनों का आंसर दे दूंगा। पहले एफएमसीजी लास्ट ईयर से ये बात थोड़ा इसलिए खराब ज्यादा है कि लास्ट ईयर एक न्यूज लाइन थी कि भाई कोरोना खराब है, ये बार घर में आ गया है कोरोना। तो एक बार एक जात का फियर है लोगों के माइंड में, और इसी कारण काफी सब जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए हमको, डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट बन रहे, वेयर हाउस पॉइंट बन रहे, लोग कम जा रहे हैं। तो ये जो दहशत भरी हुई है उससे काफी फर्क हो रहा है। और जो आम चीजें हैं जैसे कि आटा, दाल, चावल, वो बिक रहा है, पर जो डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट बोलते हैं जैसे कि चॉकलेट है, टू एक्सटेंट सॉफ्ट ड्रिंक है, उसमें काफी लोगों ने अपना हाथ खींच लिया है, क्योंकि लोगों को भी अपना दे वांट टू रेशनलाइज देयर परचेज। दूसरी बात रही आगे क्या देखता हूं, मेरे हिसाब से ये पूरा वैक्सीनेशन प्रोसेस से जुड़ा हुआ है। ये जब वैक्सीनेशन जनवरी में चालू हुआ, मेरे ट्वीट है और काफी चैनलों पे मेरे इंटरव्यू है कि हमको 10 करोड़ पहले दिन से करने का था, 10 करोड़ हर महीना। उसमें कोई ऑप्शन नहीं है, और हम लकी है कि हमारे पास इतनी बड़ी वैक्सीन की कमियां है, पर कुछ भी हो पीछे जाने की जरूरत नहीं है, हम नहीं कर पा रहे। आज मेरे हिसाब से ज्यादा वैक्सीनेशन हो जाता तो थोड़ा और रुख होता। अभी पहला फोकस ये होना चाहिए कैसे फुल वैक्सीनेशन हो और कैसे हम लोग मैक्सिमम लोगों को एक इम्यून कर सके डिजीज से, एटलीस्ट विद अ सिंगल शॉट।
रही तीसरी बात, मेरे हिसाब से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज वापस मैं जनवरी से कह रहा हूं वो है पे चेक प्रोटेक्शन। कि काफी ऐसे सेक्टर है उसमें एमएसएमई खासपुर के है और जहां बिल्कुल रिवाइवल नहीं, 1 साल से फैक्ट्रियां बंद पड़ी है, कोई एक्सपोर्ट के प्रोडक्ट्स है वो 1 साल से बंद पड़े हैं, वो कब तक देंगे अपने एम्प्लॉय को पगार? तो वो तो निकल लेने वाले हैं आज नहीं तो कल, और निकाल दिया भी होगा। तो आज गवर्नमेंट को एक बोले कि ओके भाई हमारे जेब में पैसा मत दो, आप बैंक एम्प्लॉय को सीधा पैसा दो, ओके भाई 25% आपका पैसा और सोशल सिक्योरिटी जो पीएफ और ईएसआई कंट्रीब्यूशन है वो गवर्नमेंट भर देगी 25% ऑफ द सैलरी, या तो एक मिनिमम वेज के हिसाब से। तो क्या एक मार्केट में जो 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 एक कुछ बना रहे, स्टेबिलिटी बना रहे और जो बिल्कुल बेकारी हो रही है वो ना हो जाए। और जो ये चीज से मैं ये सीखा हूं कि ये पूरा इंडिया का आत्मनिर्भर भारत कैंपेन, ये पूरी वैक्सीनेशन प्रोसेस और ये मेडिकल में आगे आ गया है। हमारे पास एक ऑक्सीजनेटर नहीं है। मैं अप्रैल से ढूंढ रहा हूँ, फर्स्ट वीक से इंडिया की कंपनियों ने बोला मेरे पास ये नहीं है, कोई बोलता है मेरे पास ये पार्ट है तो ये पार्ट नहीं है, कोई बोलता है मेरा XYZ चीज यहाँ से चाइना से आएगा, कोई कहता है यूरोप से आएगा। तो वेयर इज द सेल्फ रिलायंस? आज हमको एक ये पूरे पेंडेमिक ने सिखा दिया है कि इंडिया को अपने आप पे बलबूते पे खड़ा रहना पड़ेगा, खुद की टेक्नोलॉजी, खुद की R&D और खुद के सेल्फ रिलायंस, हमको इंपोर्ट चाहिए ही नहीं। और इसके लिए इंडस्ट्री को भी बहुत, मैं तो कहता हूं गवर्नमेंट का रोल नहीं, इंडस्ट्री का रोल है कि हम कैसे हमारी चीज ऐसे बनाए कि हम खुद बना सके किसी पे डिपेंडेंट हुए बिना। उससे एक हमारी प्रॉफिटेबली ओवर लॉन्ग रन बढ़ेगी। और ये एक बड़ी सीख मैं देख रहा हूं ये बार, कि ये हमको सीख लेनी पड़ेगी कि अब जब नेशनलिज्म हर कंट्री में बढ़ रहा है, हर कंट्री सोच रही है मैं अपना ताला लगा दूं जब भी जरूर पड़े, तो फिर ये तो ग्लोबलाइजेशन का एंड हो गया है मेरे हिसाब से ऑलरेडी। तो हमको ये उसको एक फायदा लेना चाहिए, कैसे हर चीज बनाए और पूरे वर्ल्ड में एक ऑल्टरनेट बने और हम ये वर्ल्ड में एक्सपोर्ट कर सके। और मेरे हिसाब से एक सबसे बड़ा काम गवर्नमेंट ये कर सकती है कि स्टिमुलस ऐसी इंडस्ट्री को देवे और पूरा स्टिमुलस देवे, पूरी बात के कोई बेनिफिट देवे कि जो इंडस्ट्री सेल्फ रिलायंट हो सके। और उसमें 2 काम हो जाएंगे, वो इंडस्ट्री अभी चल निकलेगी, रिसेशन का थोड़ा जोर कम होगा और हम एक मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन बन जाएंगे। कि वो वॉर में हमने सीखा है, कोरिया आगे आया, जापान आगे आया कि वेस्ट जर्मनी आया, कि जब रियल अपनी आती है तब कंट्री को यूनाइट होना पड़ेगा और यूनाइट होकर एक पूरा नई तरफ से डेवलप करना पड़ेगा। और ये पेंडेमिक यही अपॉर्चुनिटी है और हमको सबको जुड़ जाना चाहिएगा एक मैन्युफैक्चरिंग लेड सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी में, इसको हमने ये दिखाया है। और लास्ट एक बात जो काफी लोग कहते हैं वो है गवर्नमेंट की जो स्पीड की बात मैं करना ही चाहूंगा। क्योंकि आज जैसे कि ऑक्सीजन की बात कर दो, डोनेशन होने चालू हो गए। पहले नक्की हुआ भाई आईजी कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी, वेरी गुड। IGST का नोटिफिकेशन अभी आ रहा है कि डोनेशन प्रिंट लगेगा। पहले आया अगर आप खरीदो, आप डोनेट करोगे तो नहीं लगेगा, खरीद के दोगे तो लगेगा। तो मेरा मानना यह है कि थोड़ी स्पीड भी बढ़ानी पड़ेगी पॉलिसी की, क्योंकि ये पेंडेमिक में 24 घंटे में अपने को रिजल्ट चाहिए और 24 घंटे में पॉलिसी अनाउंसमेंट चाहिए और एक क्लैरिटी चाहिए पॉलिसी के क्षेत्र में, ये मैं मानता हूं। ठीक है, तो बड़ा सवाल यहाँ पर ये, और अंशुमन जी मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। अंशुमन जी, आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा जब निर्भरता दूसरे देशों पर, चाहे वो वैक्सीन हो, चाहे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हो, चाहे तमाम तरीके के इंजेक्शंस हो, हर तरीके से इस वक्त कहीं ना कहीं कमी है, रिक्वायरमेंट जो है उससे हम कम पर हैं। ऐसे में आत्मनिर्भरता तो एक बहुत बड़ा सवाल है ही, इसके साथ ही कैसे इकोनॉमी पूरी तरीके से अब रिवाइव हो पाएगी, ये कहां तक संभव हो पाएगा, क्योंकि अभी तो हम वैक्सीन की ही जद्दोजहद में लगे हुए हैं। ये तमाम बातें अगर ध्यान में रखी जाएं तो 2021 तो और भी मुश्किल साल होने वाला है। लोगों की सेविंग खत्म हो गई है, डिमांड कम हो गई है, कई ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको फिजिकल इंसेंटिव्स देने की जरूरत है, वो एविएशन हो, ट्रैवल, टूरिज्म और होटल कारोबार, जो पिछली बार की तुलना में ही अभी रिवाइव नहीं हो पाए हैं। मैं 2-3 बिंदु छोटे छोटे बताना चाहता हूं कि एक तो ये कि हम एक सुरंग से निकल के दूसरी सुरंग में घुस गए हैं। बीच में थोड़े समय के लिए हमने नवंबर दिसंबर में थोड़ी रोशनी देखी थी और सरकार को ये पता नहीं था कि आगे एक और सुरंग है और हम जाकर उस सुरंग में उतर गए हैं। पहली चीज तो ये। दूसरा ये कि भारतीय अर्थव्यवस्था का स्लो डाउन ये ट्रिपल वहमी है। मंदी हमारे यहाँ कोविड से पहले शुरू हो चुकी थी, स्ट्रक्चरल स्लो डाउन, स्ट्रक्चरल चैलेंजेस कई सेक्टर में पहले ही आ गए थे, चाहे आप फाइनेंस में मान लीजिए या मैन्युफैक्चरिंग में मान लीजिए। दूसरे लेवल पर हम पिछले साल क्राइसिस में गए और तीसरे लेवल पर यह क्राइसिस ऐसी है जिसे पिछले क्राइसिस को आप इग्नोर नहीं कर सकते। 1, 2, 3 चीजें जो लोगों के दिमाग में इस समय सबसे ज्यादा है, सबसे बड़ी चीज है, हमारे पास 3-4 इंडस्ट्रियलिस्ट हैं पैनल पे, वो समझ रहे हैं, सब इस चीज को समझ रहे हैं। सबसे बड़ी चीज है कि लोगों के दिमाग में गहरी अनसर्टेनिटी है।
ये फेज जो लॉकडाउन का है, ये लॉकडाउन का पूरा फेज बहुत अनइवन है। हर राज्य अपने हिसाब से लॉकडाउन के फैसले कर रहा है। भारत की इकोनॉमिक ज्योग्राफी 30, 40, 50 क्लस्टर्स में है। आप एक राज्य अगर अपने यहाँ लॉकडाउन खत्म भी कर देगा और दूसरे राज्य से सामान नहीं आएगा तो सिर्फ और सिर्फ लोकल इन्फ्लेशन पैदा होगी, इसके अलावा कुछ नहीं। ना तो जॉब्स आएंगे ना डिमांड आएगी। तो अभी हमारे पास अनलॉक करने की ट्रेजेक्टरी क्लियर नहीं है कि कौन सा राज्य कैसे अनलॉक करेगा और किस लेवल तक करेगा। इसलिए पहले क्वार्टर में जो एस्टीमेट आ रहे हैं वो 1 लाख करोड़, 1.25 लाख करोड़ रुपए के नुकसान के इकोनॉमी को आ रहे हैं। और इसके पीछे पिछले साल का नुकसान खड़ा हुआ है -8%, -9% का जो कॉन्ट्रैक्शन है, करीब 18 से 19 लाख करोड़ रुपए का। तो पहली चीज तो ये है कि इस साल जिस तिमाही में सबसे तेज रिकवरी की उम्मीद थी, उस तिमाही में सबसे तेज नुकसान हुआ है। ह्यूमन लॉस भी हुआ और इकोनॉमी का लॉस भी हुआ है। तो ये चीज रिकॉग्नाइज करना जरूरी है सरकार के लिए सबसे पहला। जैसे पिछले साल भी सरकार ने इसको रिकॉग्नाइज करने में देर की थी, अभी भी सरकार को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि लॉसेस बहुत गहरे हैं, पहली बात। दूसरी चीज ये समझना जरूरी है नेहा कि पिछले साल हमारे पास 2 चीजें थी जो इस साल नहीं है। पिछले साल हमारे पास बैंकों के पास सिस्टम में और लोगों के पास सेविंग थी जो इस साल नहीं है। पिछले साल हमारे पास महंगाई नहीं थी, इस बार हमारे पास डबल डिजिट इन्फ्लेशन है। उसमें बहुत सारी इन्फ्लेशन सरकार के फैसलों से आई है, सरकार के रेवेन्यू चैलेंज के कारण आई है, टैक्सेशन के कारण आई है। वो इन्फ्लेशन बुरी तरह से लोगों की जो भी बची खुची खरीदने की क्षमता, जिसको हम परचेजिंग पावर कहते हैं, उसको खत्म कर चुकी है। इसलिए आगे अगर आने वाले समय में कोई छोटा मोटा अनलॉक शुरू भी होता है, लोगों को अपॉर्चुनिटीज भी मिलती है, तो उनकी परचेजिंग पावर खत्म हो चुकी होंगी। इसलिए डिमांड का सवाल, डिमांड की समस्या अभी हमारे सामने बनी रहेगी। बड़ा सवाल यही कि अर्थव्यवस्था कब और कैसे पटरी पर लौट पाएगी, क्योंकि अनलॉक की प्रक्रिया अलग अलग राज्यों में शुरू हो चुकी है, लेकिन तरीके अपने अपने हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन संदीप जी का मैं रुख करना चाहूंगी सबसे पहले। संदीप जी, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ रही है, डिमांड घट रही है, जो लेबर कॉस्ट है वो बढ़ गई है, क्योंकि लेबर अलग अलग राज्यों में अपने घर तक चले गए हैं संक्रमण काल में, और अब उन्हें वापस बुलाने की प्रक्रिया में काफी वक्त लग सकता है। रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ गई है, ऐसे में प्रॉफिटेबिलिटी कम होती जा रही है। इंडस्ट्रियलिस्ट के पास एक नहीं सैकड़ों चैलेंजेस है, कैसे पार पाएंगे वो? मॉरेटोरियम पीरियड, लोन्स का बढ़ा देना चाहिए सरकार को, या फिर और भी कई विकल्प है? देखिए, इस समय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लिक्विडिटी रहनी चाहिए, और आरबीआई ने कुछ मूव्स ऑलरेडी लिए हैं। लास्ट टाइम भी 2020 में आरबीआई काफी प्रोएक्टिव थी और उन्होंने कई स्कीमें करी थी जिससे लोगों को सहारा मिला था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्कीम है ECLGS, लास्ट ईयर ये काफी सक्सेसफुल रही थी और इससे काफी कंपनियों को, पर्टिकुलरली छोटी कंपनियों को लाइफलाइन मिला था। मैं तो ये चाहूंगा कि गवर्नमेंट इसमें 3 लाख करोड़ रुपए और डाल दे इस स्कीम को और नेक्स्ट ईयर मार्च तक अवेलेबल करे। दूसरा, इसमें कुछ और सेक्टर्स इंक्लूड करे जाएं, फॉर एग्जांपल रिटेल और होलसेलर्स भी इसमें इंक्लूड किए जाएं, क्योंकि वो इंडस्ट्री तो नहीं है परंतु वो भी काफी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं। और सबसे ज्यादा तकलीफ उन लोगों को हुई है बिकॉज उनकी दुकानें 2-2 महीने तक बंद रह रही हैं और अभी भी खुली नहीं है। दूसरा, इसमें देखिए कॉस्ट तो बढ़ रही है, उसका तो अभी कुछ नहीं किया जा सकता बिकॉज मेनी ऑफ दीज मटेरियल्स आर लिंक्ड टू वर्ल्ड प्राइसेस, और स्टील, कॉपर, जिंक, ये सब अभी सुपर साइकिल में है वर्ल्ड ओवर, एंड सिंस आवर प्राइसेस आर लिंक्ड टू द वर्ल्ड प्राइसेस, तो ये दाम बढ़ रहे हैं। दाम बढ़ना घटना तो देखिए बिजनेस में इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ बिजनेस। डिमांड घटना इज नॉट यूजुअल द पार्ट ऑफ बिजनेस। तो डिमांड कैसे बढ़ाई जाए, हमें इस पे फोकस करना चाहिए रादर देन कॉस्ट कैसे घटाई जाए, बिकॉज इनमें से कई कॉस्ट हमने अपने हाथ में नहीं है घटाना। सो डिमांड बढ़ाने के लिए बेसिकली देखिए करना ये पड़ेगा, गवर्नमेंट को आगे आना पड़ेगा और कुछ आइडियाज जो प्रूवन है उनको वापस इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मनरेगा जो काफी सक्सेसफुल है इन क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट इन रूरल इंडिया, उसको 150 दिन तक ले जाना चाहिए। और हमें ये भी देखना चाहिए कि इस बार कोई डिसरप्शन नहीं हो इन सोइंग, हार्वेस्टिंग एंड सेलिंग ऑफ क्रॉप्स, वो बहुत जरूरी है, नहीं तो उससे रूरल पॉवर्टी बहुत जल्दी फैल जाती है अगर किसान अपना सामान बो ना पाए और बेच ना पाए। एक मनरेगा जैसी स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अर्बन पुअर के लिए चलानी चाहिए। सो देयर शुड बी एन मनरेगा फॉर अर्बन पुअर, बिकॉज अर्बन एरियाज में काफी गरीबी बढ़ी है बिकॉज पीपल हैव बीन डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर जॉब्स। और एक चीज ये करनी चाहिए कि EPFO डेटा को एनालाइज करके
गवर्नमेंट को जो लोग फॉर्मल सेक्टर से नौकरी जिनकी चली गई है उनको कुछ महीने तक कैश सपोर्ट देना चाहिए गवर्नमेंट को, क्योंकि नहीं तो वो बिल्कुल भूखे मारे जाएंगे, बिकॉज अर्बन पुअर हैं वो। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को भी सपोर्ट देना चाहिए। कंस्ट्रक्शन सारी जगह एक साथ अभी नहीं चलेगा इंडिया में और धीरे धीरे बढ़ेगा। एक कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग वर्कर्स सेस पूल है, उसमें से कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को सपोर्ट दिया जाना चाहिए जिनके जॉब चली गई, और नेक्स्ट 3-4 महीने उनको सपोर्ट करना चाहिए गवर्नमेंट को। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बीपीएल फैमिलीज हैं उनको राशन इस साल के एंड तक मिलना चाहिए फ्री वाला, प्लस उनको 5,000 रुपए नेक्स्ट 3 महीने के लिए डीबीटी दे देना चाहिए गवर्नमेंट को। उससे उनका काम भी चलता रहेगा 3 महीने तक, और इससे थोड़ी डिमांड भी क्रिएट होगी, बिकॉज वो 5,000 रुपए को खर्चेंगे, वो रखेंगे नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये है जी कि आफ्टर द एग्रीकल्चरल सेक्टर the housing sector has the largest employment creation potential in the country. It employs the largest number of people after agriculture. उसमें गवर्नमेंट को टारगेटेड सब्सिडी, इंटरेस्ट सब्सिडी देनी चाहिए 3-4% की नेक्स्ट 3-4 साल के लिए। उससे क्या होगा कि जो लोग ऑन द फेंस हैं, जो खरीदना चाह रहे हैं अपना अपार्टमेंट, वो खरीदने लग जाएंगे, और उससे क्या है, ये पूरा रियल एस्टेट सेक्टर चालू हो जाएगा जो बहुत बहुत ज्यादा लोगों को, लाखों लोगों को एम्प्लॉय करता है। एक मेरा सजेशन और है स्टेट्स को, ये कोई डिस्टिंक्शन नहीं होना चाहिए बिटवीन एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल गुड्स। जिस कस्टमर को जो प्रोडक्ट चाहिए आप उसको क्यों डिनाई कर रहे हैं? अगर वो कोई कूलर लेना चाहता है गर्मी के टाइम में, अब वो एसेंशियल गुड में नहीं आता तो आप वो खरीद ही नहीं सकता। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। हमने आर्टिफिशियल डिस्टिंक्शन बनाया हुआ है बिटवीन essential and non-essential goods. Now that we are opening up, every state should open up everything. ये नहीं है कि आप ये खरीद सकते हो और ये नहीं खरीद सकते, इससे कोई मतलब नहीं है। ई कॉमर्स कंपनीज को 100% सब जगह डिलीवर, सब तरह के गुड्स डिलीवर करना की परमिशन दी जाए, और जो आपके साथ वाला किराना वाला है उसको भी ये परमिशन दी जाए कि वो अपने लड़के को भेज सके आपके घर विद फुल कोविड प्रोटोकॉल, और आपको जो चाहिए आपको घर पे डिलीवर हो जाएगा। इससे आप दुकान भी नहीं जाएंगी, आप भी सेफ रहेंगे और दुकान में भीड़ भी नहीं लगेगी। तो आप ये कह रहे हैं कि जो एसेंशियल और नॉन एसेंशियल गुड्स हैं उनके बहुत स्ट्रिक्ट पैरामीटर्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि संक्रमण के दौर में काफी कुछ अब बदल चुका है, परिस्थितियां और हालात बाजार के भी बदल गए हैं। रशेष जी हमारे साथ जुड़े हुए। रशेष जी, यहाँ पर संदीप जी ने 2 कैटेगरीज में अनएम्प्लॉयड यानी कि बेरोजगार लोगों को डिवाइड किया, एक रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, एक अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। कई बार ऐसा देखा गया है कि जो आंकड़ा आता है, सीएमआई का आंकड़ा हो अनएम्प्लॉयमेंट का, वो महज एक आई वॉश होता है, वो एक्चुअल आंकड़ा नहीं है अनएम्प्लॉयड लोगों का, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस वक्त सड़क पर अपना ठेला लगाते हैं, उसी से उनका रोजगार आता है। ये लोग उस डेटा में रजिस्टर ही नहीं हो पाते हैं। ऐसे में ये आंकड़ा बहुत बड़ा है, और इस वक्त देश के लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज है कि कैसे लोगों का पेट भर सके। रोजाना की जो इनकम थी उससे वो हाथ धो बैठे हैं और उनके पास खाने तक को पैसे नहीं है। एब्सोल्युटली, आई थिंक जो आपने कहा, जो एम्प्लॉयमेंट है वो बहुत अंडरस्टेटेड है, वो तो है ही। लेकिन इंडिया में 2 प्रॉब्लम है, एक अनएम्प्लॉयमेंट का है और एक जो हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स में अंडर एम्प्लॉयमेंट का है। काफी लोग के पास कुछ काम है, लेकिन उससे जो इनकम होती है उससे उनका पेट भी नहीं भरता है। तो ये जो अभी परिस्थिति है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटरवीन करके लोगों के इन द शॉर्ट टर्म तो उनके हाथ में कैश देने चाहिए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है कि कोई गवर्नमेंट की स्कीम है। शॉर्ट टर्म में जो सोशल स्कीम है उससे काम चलेगा। मीडियम टर्म में कुछ ऐसे सेक्टर है जहां एम्प्लॉयमेंट, स्पेशली जहां पे जो अनक्वालिफाइड है, अनएडुकेटेड एम्प्लॉयमेंट है, जैसे हाउसिंग सेक्टर है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, जहां पे लोग काम कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम देखिए कि हर आदमी तो रिटेल स्टोर में काम नहीं कर सकता है, हर आदमी तो अर्बन सेंटर में आके काम नहीं कर सकता है। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, कंस्ट्रक्शन है, रियल एस्टेट है, गाँव में भी बहुत घर बन सकते हैं। वहां पे जो आदमी लोगों को जो काम मिल सकता है वो बहुत अच्छा हो सकता है। सो इन द शॉर्ट टू मीडियम टर्म अगर हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को प्रोत्साहन देते हैं तो उससे काम चलेगा। और लॉन्ग टर्म बेसिस पे इकोनॉमी को एफिशिएंट बनाना है,
ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रिड्यूस करनी है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिव को रिस्टोर करनी है, हमें हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, हमारे जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको चेंज करने हैं, बट वो सब लॉन्ग टर्म में होगा। तो मेरा तो ये मानना है शॉर्ट टर्म में गवर्नमेंट को एक इंजेक्शन देना है कि इकोनॉमी जो स्लो डाउन हो सकती है, ये जो कोविड की वेव 2 है वो ना हो, वो इमीडिएट एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट है। फिर मीडियम टर्म में हमें जॉब को रिस्टोर करना है और लॉन्ग टर्म में कॉम्पिटिटिवनेस को रिस्टोर करना है, और ये गवर्नमेंट कर सकती है, गवर्नमेंट में कैपेबिलिटी है, गवर्नमेंट ने दिखाया है कि हो सकता है, लेकिन ये बहुत एकदम स्ट्रक्चर्ड अप्रोच होना चाहिए और गवर्नमेंट को थोड़ा एम्बिशियस होना चाहिए, थोड़ा एडवेंचरस होना चाहिए। लास्ट 1 साल से हमने सुना है कि गवर्नमेंट बहुत वरीड है कि अगर हम ज्यादा स्पेंड करेंगे तो क्रेडिट रेटिंग अफेक्ट होगी कंट्री की। ये वो टाइम है नहीं, ये टाइम है कि अगर आपको प्रिंट करना हो तो प्रिंट कीजिए, अगर आपको ज्यादा बॉन्ड इश्यू करना है तो कीजिए, अगर आपको इंटरनेशनल मार्केट से बोरो करना है, ग्लोबल इंटरेस्ट रेट बहुत कम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वहां पे बोरो कर सकती है, लेकिन बहुत हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, बहुत हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। ये जो थोड़ा ये स्पेंडिंग के बारे में अगर मगर किंतु परंतु अप्रोच है वो स्टॉप करना चाहिए और गवर्नमेंट को जोर से एक स्पेंडिंग प्रोग्राम इंप्लीमेंट करना चाहिए। और इससे एक सबसे बड़ा होगा कि एक तो स्पेंडिंग स्टार्ट होगी, लेकिन इससे कॉन्फिडेंस भी रिस्टोर होगा, क्योंकि एक चीज है जब ये वेव जो फर्स्ट वेव आई थी उसके बाद कॉन्फिडेंस आसानी से रिस्टोर हो गया। जब इकोनॉमी खुल गई अगस्त के बाद, लोग आ गए, स्पेंडिंग चालू हो गया, कॉन्फिडेंस, होम सेल्स बहुत अच्छे होने लगे। तो इस बार भी हमें वो कॉन्फिडेंस को रिस्टोर करना है, और कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है, ये साइकोलॉजिकल है, ये आदमी के दिमाग में है। अगर ऐसा है कि फ्यूचर में बहुत अनसर्टेनिटी है तो लोग स्पेंड करेंगे नहीं, लेकिन अगर ऐसा है कि अभी प्रॉब्लम सॉल्व हो गए हैं, फ्यूचर अच्छा होगा तो लोग स्पेंड करेंगे। तो हमें एक कॉन्फिडेंस को भी रिस्टोर करना है। और अंशुमन जी, आप राजेश जी की इस बात से सहमत हैं कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइज की जरूरत है? ऐसे में गवर्नमेंट को एडवेंचरस होना पड़ेगा, बॉन्ड्स जारी करने पड़ेंगे और हर वो तरीका अपनाना पड़ेगा जिससे इकोनॉमी रिवाइव हो सके। लेकिन बड़ा चैलेंज तो इस वक्त ये है कि जो गड्ढा पिछली बार 2020 के संक्रमण के दौरान बना था, अभी तो वही गड्ढा नहीं भर पाया है। पहले उस गड्ढे की भरपाई करनी होगी, उसके बाद हम आगे बिल्डिंग बनाने की सोच पाएंगे। रतीश की बात सही है, लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल ये है कि भारत में गवर्नमेंट की स्पेंडिंग पावर नहीं है। आप सामान्य दिनों में भी सरकार खर्च नहीं कर पाती। टोटल इकोनॉमी जो है उसका 60% तो कंज्यूमर स्पेंडिंग से आता है, और कंज्यूमर स्पेंडिंग को बढ़ाने के लिए सरकार के पास कोई डायरेक्ट चैनल नहीं सिवाय इसके कि वो जीएसटी कट करे, टैक्स कट करे और टैक्स घटा के लोगों के हाथ में पैसे छोड़े या इनकम टैक्स कम करके लोगों के हाथ में पैसे छोड़े। वो ट्रैप सरकार इतनी बुरी तरह से फिस्कल ट्रैप में जा चुकी है, पिछले साल से लेकर इस साल तक 90% जीडीपी का डेट है इस समय। तो गवर्नमेंट को ये बेहतर ढंग से पता है कि उसकी स्पेंडिंग कैपेसिटी कितनी है, इसलिए भारत में सरकार उस तरह से स्पेंड नहीं कर पाती जिस तरह से यूरोप या अमेरिका की गवर्नमेंट करती है। इसीलिए हम यहाँ कोशिश क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि बैंकों के जरिए क्रेडिट दिलाने की कोशिश की जाती है, किसान से लेके स्टूडेंट तक को और इंडस्ट्री से लेके एमएसएमई तक को। वो फिक्स अभी दूर नहीं हुआ है, तो इसलिए गवर्नमेंट की स्पेंडिंग में बहुत ज्यादा संभावना मुझे कहीं अभी फिलहाल दिखाई नहीं देती। अगर होती तो आज ही वित्त मंत्री ने काफी डिटेल में एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि हमने बजट जारी किया, उसको पहुंचने दीजिए लोगों तक। अगर सरकार एडवेंचरस है तो एडवेंचरस टैक्स को लेकर होना चाहिए, उसे एडवेंचरस पेट्रोल की कीमतों को लेकर होना चाहिए, एडवेंचरस हमारी कॉस्ट ऑफ लिविंग को लेकर होना चाहिए। अंशुमन जी, आपको नहीं लगता कि अभी तो फर्स्ट स्टिमुलस पैकेज का ही असर नहीं दिखाई दिया है और सेकंड स्टिमुलस पैकेज को लाने की बात हो रही है? पहले फर्स्ट का तो असर दिखे। वही तो मैं कह रहा हूँ, फर्स्ट स्टिमुलस पैकेज भी पूरी तरह डेट ओरिएंटेड था, क्रेडिट ओरिएंटेड था, डायरेक्ट इकोनॉमी में कोई इंटरवेंशन बजट से नहीं गया था। तो लोगों के हाथ में पूरी दुनिया में जब भी कोई बात कर रहा था पेचेक प्रोटेक्शन की, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट की, आप अगर यूरोप और अमेरिका में कंपेयर करिए तो वहां पिछले लॉकडाउन और मंदी के दौरान लोगों की इनकम बढ़ी है और सेविंग्स बढ़ी है, उनके हाथ में पैसे थे, वो बाहर लेकर आ गए। तो वह इन्फ्लेशन का चैलेंज है। यहाँ सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर लोगों को कितने किए? 150-200 रुपए के, क्योंकि वो कैपेसिटी नहीं है भारत में सरकारों के पास खर्च करने की। गवर्नमेंट के पास स्पेंडिंग की कैपेसिटी लिमिटेड है। भारत की इकोनॉमी 60% हमारे आपके खर्च से चलती, हमारे आपके हाथ में सरकार पैसा कैसे रखेगी? वहां एडवेंचरस होने की जरूरत है, और वहां तो सरकार टैक्सेशन बढ़ाती है। तो जब तक आपकी फिस्कल पॉलिसी, टैक्सेशन पॉलिसी हमारे लिए फ्रेंडली नहीं होगी, कंज्यूमर फ्रेंडली नहीं होगी, लोग खर्च नहीं करेंगे। और गवर्नमेंट उस ट्रैप में चली गई, वहां ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाना चाहती है वो, ताकि
उसके रेवेन्यूज थोड़े बहुत बने रहे, जिससे कि वो कम से कम बजट को बेटर ढंग से बैलेंस कर सके। वो फिक्स हमें पिछले साल भी दिखाई दिया, इस साल भी दिखाई दिया। देखिए जीएसटी काउंसिल की मीटिंग 8 महीने बाद हुई और उसमें कोई फैसला नहीं हुआ कि कम से कम कुछ तो रियायत लोगों को मिलती टैक्सेशन में। तो वो फिक्स हमें साफ दिखाई दे रहा है इस समय सरकार की दुविधा, और इसीलिए वो दुविधा आपको सरकार के तमाम बयानों के बीच से निकल के दिखाई देती है। हमारे साथ पेरूज खंबाटा जी भी जुड़े हुए हैं। पेरूज जी, कई चीजों से हमने लर्न किया है। पिछली बार जो संक्रमण आया था 2020 में, इस बार जो सेकेंड वेव आई, बहुत सारे लर्निंग एक्सपीरियंस रहे हैं। डिजिटलाइजेशन बढ़ा है, पेमेंट्स के तरीके बदले हैं, लोगों ने होम डिलीवरी को अपनाया है। ऐसे में तमाम जो होम डिलीवरी के एप्स हैं उन्होंने बहुत ज्यादा पैसा कमाया है। लेकिन छोटा कारोबारी तो मर गया ना, जो ऑन द काउंटर बेचता था। वो तो बिल्कुल हकीकत है कि हमने जब इकॉम को एफडीआई में लिया, कन्वर्ट किया, आपको पता होगा पहले हमने बोला ब्रिक एंड मोटर स्टोर में एफडीआई नहीं आएगा, और इकॉम में हमने पूरा 100% एफडीआई अलाउ कर दिया। तो इकॉम तो फॉरेन के ऐप बन गए। एफडीआई के वक्त हमको ये लगाना था कि उनको इतना मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा बैक एंड में, इनको इतना मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा इंडिया के ब्रांड फॉरेन ले जाने में। आज वही ऐप पे सब फॉरेन का माल मिलता है, पर हमारा इंडिया का माल कितना बाहर जा रहा है। तो वो तो एक अच्छी बड़ी इश्यू है। आज जो लॉकडाउन के इश्यू के लिए उसके लिए एक सेपरेट इंटरव्यू करना पड़ेगा कि ये इकॉम के जो ऐप आज जो एमएनसी वाले हैं वो इंडिया को कैसे क्या करने वाले और कहां तक ले जाने वाले और उस पर कौन कमाएगा। मेरा डेफिनेट मानना है कि स्मॉल एंड मीडियम रिटेलर इससे डेफिनेटली प्रभावी होगा और इसको हमको सपोर्ट करना चाहिए। और उसमें कंपनियों का भी बड़ा योगदान है, जैसे हमारी खुद की कंपनी, हम लोग भी आज ट्राई कर रहे हैं कि कैसे रिटेलर को अपने खुद के ऐप के द्वारा उसको हेल्प किया जाए। हम कैसे रिटेलर को ज्यादा डिजिटलाइज करें। हम ये मेहनत कर रहे हैं कि डिजिटल वो घरों घर लोगों को अपना रिटेलर ही अपने एरिया के एरिया में सप्लाई कर सके, वही खुद सप्लाई चेन बना सके। ये सब हमको करना पड़ेगा। और आज जो मेन डिस्कशन लॉकडाउन का हम एक चीज भूल रहे हैं कि हमारे सामने एक थर्ड वेव है, और ये बड़ी भयानक चीज है। हम बोल सकते हैं बैठ के गवर्नमेंट खोल दे रहे, पर एक थर्ड वेव आ गया और वो थर्ड वेव रेजिस्टेंट होगा, ये वैक्सीन चलेगा, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। तो मैं थोड़ा कॉशन करना चाहूंगा कि हम लोग ये जो खोलने की प्रक्रिया है उसको डेफिनेटली यूनिफाई करें, रेशनलाइज करें। खुल नहीं सकते। आई थिंक मेरे को ये क्वेश्चन करना पड़ेगा कि एकदम खुल नहीं सकते, क्योंकि हमको वापस 1 मिलियन केस आएंगे। हमारी हेल्थ सिस्टम उसको नहीं मेंटेन कर और नहीं मैनेज कर पाए। वी विल नॉट बी एबल टू मैनेज। तो मेरा मानना है कि लाइवलीहुड और लाइफ में लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए गवर्नमेंट को बहुत धीरे से ही खोलना पड़ेगा, जो कर रहे हैं इन यूनिफॉर्म मैनर। और मेरा ये भी मानना है कि जो वैक्सीनेशन प्रक्रिया है, जिसको जरूर है, जैसे कि आज हॉकर है ऑन द स्ट्रीट, जो रिटेलर है, वो जो फ्रंटलाइन वर्कर है, आपने दे दिया हॉस्पिटल स्टाफ को, फ्रंटलाइन वर्कर नहीं, आज इकोनॉमिक फ्रंटलाइन वर्कर है। जो मेरा आदमी एग्रीकल्चर को जाने मिलने जाता है, उससे उसको हेल्प करने के लिए जा रहा है। जो मेरा लड़का छोटे टाउनों में जाके सेलिंग कर रहा है, उसको पहले वैक्सीनेट दे दो। और इसीलिए उसको जो ऑफिस में बैठा है उसको देने की जरूरत नहीं है। तो वो वैक्सीनेशन प्रोसेस की जरूर डेफिनेटली है। और थर्ड एक बताना चाहूंगा, इसका डिस्कशन नहीं हुआ, वो एक्सपोर्ट है। कि एक्सपोर्ट में एक MEIS करके स्कीम था, गवर्नमेंट ने उसको बंद कर दिया, कहा रॉड टैप लाएंगे। एक जात का एक बेनिफिट जो हमारा ही पैसा है एक्चुअली, क्योंकि हमको वापस मिलता है, कोई गवर्नमेंट पैसा नहीं दे रहा है, वो हमारा ही पैसा है टैक्सेस का। कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस डिस्कशन में सामने आए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।